तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे कल इनडायरेक्ट मेथड कि इनडायरेक्ट मेथड से अगर मुझे कोई टाइम निकालना है तो वो कैसे कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए कि अगर लॉग नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, और लॉग टेबल दे दे या लॉग की वैल्यू दे दे तो आपको क्या करना है। तो दो इलस्ट्रेशन भेज रहा हूँ, आपके बुक के ही है। एक इलस्ट्रेशन 1 है और एक इलस्ट्रेशन 3 है। इलस्ट्रेशन 1 एंड इलस्ट्रेशन 3। आप ओल्ड कोर्स से चलोगे न्यू कोर्स से चलोगे? आप नहीं, उससे पूछ रहा हूँ मैं। न्यू से जाओगे ना? ये बुक किसकी है फिर? किसी से ली है क्या? हाँ फिर ठीक है। वैसे तो कल मैंने भेज दिया था आपको इलस्ट्रेशन 1, तो जिसमें हम कल लॉग की वैल्यूज़ देख रहे थे कि क्वेश्चन में ही दी हुई थी। ठीक है, दोनों ही भेज दिए मैंने आपको। तो पहले इलस्ट्रेशन 1 करते हैं। बोल रहा है द यूजुअल लर्निंग कर्व मॉडल इज y इक्वल टू ax की पावर b, वेयर y इज द एवरेज टाइम, a इज द टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट, x इज द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स और b इज द लर्निंग कोएफिशिएंट विच इज इक्वल टू log ऑफ 0.8 यानी log ऑफ 80% डिवाइडेड बाय log 2। तो वो निकाल के दे रखा है इक्वल टू -0.322 फॉर अ लर्निंग रेट ऑफ 80%। गिवन दैट a इक्वल्स टू 10 hours and learning rate is 80%, you are required to calculate the average time for 20 units। तो क्योंकि 20 यूनिट्स बोल रहा है तो क्या ये डायरेक्ट मेथड से होगा? क्यों? 10 का डबल होता है ना। हाँ, 10 5 से आएगा, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मेरे को करेक्ट कर लेने दो पहले। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 2 का ही होगा 4, 4 का ही होगा 8। मान लो अगर वो मुझे 10 यूनिट का टाइम दे देते तो मैं बोलता 10 का डबल 20, डायरेक्ट मेथड से हो जाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन में फर्स्ट यूनिट का दे रखा है, उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि नहीं लगेगा। पर ये कोई रूल नहीं है कि हमेशा 1 से ही शुरू होगा, वो सीधे 10 से भी शुरू हो सकता है, वो सीधे 5 से भी शुरू हो सकता है। तो 5 का डबल 10, 10 का डबल 20 हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड से हो जाएगा। तो बोल रहा है 20 यूनिट्स का निकालो, तो इनडायरेक्ट मेथड ही लगाएंगे। तो y20 इक्वल्स टू ax की पावर b। तो a कितना है 10, x कितना है 20 और b कितना है -0.322 -0.322। तो हमने बोला इसको लॉग से ही करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में लॉग की वैल्यू दी हुई है, लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू दी हुई है। तो टेकिंग लॉग, और अगर आप बोलते हो कि सर लॉग और एंटी लॉग दोनों की वैल्यू नहीं दी हुई है तो फिर तो मैं बोल रहा हूँ फिर तो कैलकुलेटर से कर ही लेना ना। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू log 10 इंटू 20 की पावर -0.322। तो log y इक्वल्स टू log 10 और प्लस log 20 की पावर -0.322। log x y था तो स्प्लिट कर दिया तो log x प्लस log y बन गया। फिर पावर को नीचे उतार दो तो ये हो जाएगा log 10
-0.322 log 20 log 10 -0.322 log 20 तो देखो log 10 तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है ना, 1 ही होगा। और -0.322 log 20, तो क्वेश्चन ने log 20 तो नहीं दे रखा है, log 2 दे रखा है। तो आगे क्योंकि 2 डिजिट हो गए अपने लिए 20, तो डेसिमल से पहले वैल्यू 1 लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 1.301। log 2 की वैल्यू 0.301, तो 20 की वैल्यू 1.301, तो 200 होता तो 2.301, 2000 होता तो 3.301। यही तो सिखाया था कल, जितने डिजिट है उतने आगे वैल्यू -1 करके लिख देते हैं। तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा ना, बॉड मास का रूल लगेगा, पहले ये मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस होगा। पहले माइनस मत कर देना ना, ये मिस्टेक हो जाती है, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस होगा। 0.5810 डबल वन आ रहा है, 0 आ रहा है, डबल वन ही आना चाहिए वैसे, डबल 1 आएगा, 7 है वैल्यू। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 0.5811 ही आना चाहिए, क्योंकि आगे ना एंटी लॉग होगा। तो देखो क्वेश्चन ने एंटी लॉग दे रखा है क्या 0.5811 का, तो मतलब नहीं भी आ रहा हो तो भी 11 लिखो, क्योंकि मैच तो उसी से करना है ना। फिर टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ लॉग y इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.5811। तो एंटी लॉग और लॉग तो कैंसिल होके y बच जाएगा, और 0.5811 का एंटी लॉग करूँ तो 3.812 क्वेश्चन ने दे रखा है। तो ये मेरा आंसर हो गया y20, 20 यूनिट का एवरेज टाइम आ गया। और यही अगर मुझे टोटल टाइम पूछता तो मल्टीप्लाई बाय x, तो x कितना है 20, तो वो आ जाता है एक आंसर। t और y में फ़र्क x का ही तो है, x इंटू वाई इक्वल्स टू टी। सेकेंड बोल रहा है टोटल टाइम फॉर 30 यूनिट्स बताओ, तो अगेन 30 है, तो डायरेक्ट मेथड से होगा क्या? नो सर, नहीं होगा, इनडायरेक्ट से ही होगा। तो टोटल तो नहीं निकाल सकता, पहले y निकालना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट में y30 इक्वल्स टू ax की पावर b, तो a कितना है 10 इंटू एक्स इज 30 की पावर b माइनस 0.322, तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू log 10 माइनस 0.322 log 30। एक स्टेप मैंने शॉर्ट किया है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप पहले प्लस करो फिर पावर को नीचे लाना, तो ये नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा। तो अगेन log 10 की वैल्यू तो 1 है, और माइनस 0.322 log 30 तो नहीं है, log 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1.4771, 1.4771। log 3 की वैल्यू 0.4771, तो log 30 की वैल्यू 1.4771, तो कितना आएगा 2.55243, 5244, और फिर वही y इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.5244, 2.5244 का एंटी लॉग 0.5244 आ रहा होगा। हाँ सर, 2 पॉइंट क्यों बोल रहे हैं, 0.5244,
तो फिर y30 इक्वल्स टू 3.345। y मतलब एवरेज टाइम। तो क्वेश्चन एवरेज टाइम पूछ रहा है या टोटल टाइम पूछ रहा है? टोटल टाइम। तो T30 बोलते हैं उसको हम लोग। तो T30 विल बी 3.345 y है, उसको x से मल्टीप्लाई कर दो, x आपका 30 है, तो 3.345 इंटू 30 100.35 आवर्स। आवर्स है ना, टाइम है, आवर्स। मिनट्स भी आ सकता है किसी क्वेश्चन में, आवर्स भी हो सकता है। और लास्ट पूछ रहा है टोटल टाइम फॉर 31 टू 40 यूनिट्स। जैसा भी मैंने एग्जांपल में भी करवाया था एक बार आप लोगों को कि 17 से 32 तक का बताओ, तो ऐसे ही बोल रहा है। हाँ, पहले 40 का निकाल लो, 30 का निकाल ही चुके हैं, तो डिफरेंस जो होगा वो 31 से 40 तक का हो जाएगा। डिफरेंस जो होगा वो 40 से 31 के बीच का हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट में y40 निकाल लेंगे, ax की पावर b, तो a is 10, x is 40 की पावर -0.322, तो ये बन जाएगा log 10 -0.322 log 40। log लगाएंगे दोनों तरफ, फिर ऐड हो जाएगा, फिर पावर नीचे उतर जाएगा, तो log 10 माइनस 0.322 log 40। तो log 10 की वैल्यू कितनी? log 10 की वैल्यू कितनी है? 1 एंड माइनस 0.322 log 40। तो log 40 कितना है? 4 दिया हुआ है, तो 40 हो जाएगा 1.6021। 0.322 इंटू 1.6021 और -1 0.4841। तो फिर y, ये log y आया था, log y, तो y इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.4841। और वैसे भी अगर कोई वैल्यूज़ दी हुई है तो मतलब वही आना चाहिए है ना। कुछ और आ जाए तो समझ जाओ आप ही गलत कर रहे हो ना। वैल्यू दी हुई है मतलब वही मैच होना चाहिए। हाँ, नहीं, पर मुझे कौन सा पता था कि किसका कौन सा है? सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना भाई। यहाँ 0.4841 आएगा, ये मुझे कैसे पता है? 0.5811 भी तो आ सकता है दोबारा, तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ऐसे तो फिर आप बोलो कि डायरेक्ट 3.812 ही लिख दो, हमको पता ही है एवरेज टाइम ये हो, पर किसका है ये नहीं पता ना। तो y इक्वल्स टू 3. हाँ, पर शॉर्ट में करने का वो ट्रिक जरूर है कि पता है कि 2 का ये था तो तीसरे का तो यही होना है। 3.049, ठीक है। तो इससे मेरा y40 आ गया, पर मैं बोल रहा हूँ बहुत लेंदी कर दिए। अभी अभी तो समझाया था। क्या आपने y20 निकाल लिया था? तो 40 तो 20 का डबल ही तो था, डायरेक्ट ही 80% कर देते उसका। पता ना y20 कितना आया था आपका? 3.812। इसका 80% करना, तो वैसे ही आ रहा था, इतना टाइम लगा दिया आपने। तो यही बोल रहा हूँ, डबल का रूल 1 से ही नहीं शुरू हो रहा है, डबल बोल रहे थे बस हम लोग, वो कहीं से भी डबल हो सकता है। तो अगर मुझे 100 का दिया हुआ हो, हाँ सेम आंसर आ रहा है ना, इतना दिक्कत है। और डायरेक्ट मेथड का मतलब ही यही है, डबल में डायरेक्ट लगाओ, तो फिर मैं क्यों नहीं लगाऊँ यहाँ पे? ठीक है, तो दोनों सही है। मतलब अगर ऐसा कर दो तो भी गलत कोई नहीं करेगा, पर मैं तो आपको अच्छी चीज़ सिखाऊँ ना कि हाँ ये डायरेक्ट मेथड से आ रहा था। तो 100 से 200 भी बोलेगा तो भी मैं डबल कर दूंगा, है ना। 1 का रूल नहीं है कोई। चलिए अब इससे T40 आ जाएगा।
T40 equals to 3.049 into 40 121.9. 121.96 आवर्स। तो मैंने T30 तो निकाल ही लिया था, तो वो मुझसे 31 से 40 के बीच में पूछ रहा था, तो T40 माइनस T30 हो जाएगा, तो इट इज़ 121.96 एंड माइनस 100.35, 21.61 आवर्स। ठीक है, इजी था। देखो एक थर्ड इलस्ट्रेशन और भेजा है मैंने। बुक में तो टोटल 4 ही इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, पुरानी बुक में तो 2 पहले कर लिए थे, तीसरा ये हो गया, अब एक चौथा लास्ट। इलस्ट्रेशन 3, तो इलस्ट्रेशन 3 बोल रहा है ZPLC experiences difficulty in its budgeting process because it finds it necessary to qualify the learning effect as new products are introduced। तो बोल रहा है नए नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इसलिए पता ही नहीं चल रहा किसमें कितना टाइम लगेगा, तो हम उसके लिए लर्निंग थ्योरी लगाना चाहते हैं। सब्सटैंशियल प्रोडक्ट चेंजेस अकर एंड रिजल्ट इन नीड फॉर रीट्रेनिंग। तो नए हमारे प्रोडक्ट नए हैं, सब्सटैंशियल चेंजेस है, तो उनको ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेन करेंगे तो सीखेंगे, सीखेंगे तो लर्निंग लगेगी। एन ऑर्डर फॉर 30 यूनिट्स ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट हैज़ बीन रिसीव्ड बाय ZPLC। बोल रहा है 30 यूनिट का ऑर्डर हमें मिला है। So far 14 have been completed। ऑर्डर तो कितने का आया था, पर हमने अभी तक 14 ही बनाए हैं। The first unit required 40 labor hours and a total of 240 labor hours have been recorded for the 14 units। ठीक है, कितने बना दिए मैंने, और पहले यूनिट को बनाने में 40 घंटे लगा था। तो अगर लर्निंग एक बार छोड़ दे तो 40 घंटे लगते हैं एक बनाने में, तो 14 बनाने में तो 560 घंटे लगने चाहिए थे, पर वो बोल रहा है 240 घंटे ही लगे हैं अभी तक। तो मतलब लर्निंग चल रही है, नहीं कम नहीं, लर्निंग है ना। विदाउट लर्निंग 560 आवर्स आता है, विथ लर्निंग 240 आवर्स आ रहा है, तो मतलब लर्निंग तो है, ये कंफर्म है। द प्रोडक्शन मैनेजर एक्सपेक्ट्स एंड 80% लर्निंग इफेक्ट फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क। तो हमारा मैनेजर बोल रहा है कि मुझे लग रहा है कि लर्निंग 80% चल रही है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से तो कर नहीं सकते हम इसको, 30 यूनिट 14 यूनिट ये सब इनडायरेक्ट मेथड से ही हो पाएगा यहाँ पे। द कंपनी यूजेस स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, पढ़ा होगा आपने इंटर में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन। नहीं याद है कोई बात नहीं, हम लोग भी सीख लेंगे, हमारे कोर्स में दोबारा आएगा मार्जिनल एब्जॉर्प्शन। तो फिर भी एक आइडिया दे देता हूँ, रिकवरी को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते थे। ओवरहेड की जब हम रिकवरी करने लग जाते थे उसको भी पर आवर बना देते थे, तो वो एब्जॉर्प्शन कहलाता था। तो द डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेड टू द सेंटर in which the unit is manufactured and its direct material cost are as follows। तो वैसे ही गलत लिखा हुआ है, सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल है 30 रुपये का, डायरेक्ट लेबर है 6 रुपये पर आवर, वेरिएबल ओवरहेड है 50 पैसे पर आवर, और फिक्स्ड ओवरहेड है 6000 रुपये फॉर 4 वीक पीरियड। ये 4 हफ्तों का डेटा है, 6000 रुपये 4 हफ्तों का डेटा है। There are 10 employees working on a 5-day week। इसका क्या मतलब होता है 5-day week? एक ही वीक में 7 दिन होते हैं सर, 5 दिन थोड़ी होते हैं। वर्किंग डेज है, वीक डेज है। बोल रहा है सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, अपनी नहीं रहती है।
ठीक है, तो वर्किंग ऑन अ 5-day वीक एंड 8 hours पर डे, और हर दिन काम होगा 8 घंटे, तो 5 दिन काम होगा और 8 घंटे काम होगा हर दिन, तो यानी 40 घंटे हो गए एक हफ्ते के। ऐसे 4 हफ्ते बोल रहा था क्वेश्चन, तो 160 घंटे हो गए एक 4 हफ्ते में एक लेबर के, और ऐसे 10 लेबर है तो 1600 घंटे हो गए टोटल लेबर आवर्स। पूरे 4 हफ्ते में 1600 लेबर आवर्स है। सर आवर्स में और लेबर आवर्स में क्या फ़र्क होता है सर? जैसे मान लो स्टूडेंट्स में बोलूँ एक दिन में 8 घंटे हैं, कितने घंटे हैं? एक दिन में वैसे 24 घंटे होते हैं, पर वर्किंग आवर्स 8 होते हैं, और मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 2 लेबर है। कितने लेबर है? 2, तो कितने आवर्स हुए? हाँ 32? अरे क्या बोल रहे हो, सुनो, एक दिन में कितने घंटे हैं? और 8 मेरे पास 2 लेबर है, तो कितने आवर्स हुए? सर आर्ट्स तो 80 है पर लेबर आर्ट्स 16 है। आवर्स 80 बोलते हैं, लेबर आवर्स बोलेंगे तो 16। यही फ़र्क होता है आवर्स में और लेबर आवर्स में। तो जब मैं 160 आवर्स बोल रहा था तो वो आवर्स है, जब मैंने उसको 10 लेबर से मल्टीप्लाई किया तो वो 1600 लेबर आवर्स हो गए। समझ गए ना? लेबर इनटू आवर्स इज कॉल्ड एज लेबर आवर्स। जैसे आप लोग सब पढ़ रहे हो, आप कॉस्टिंग कितनी देर पढ़ोगे मुझसे? अभी कितनी देर पढ़ोगे? अरे टोटल बोलो ना। 1 घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा ऐसे चल रहा है अपना। ठीक है, आप कितनी देर पढ़ोगे? सेम। आप तो मैं तो टोटल ही 1 घंटे पढ़ा रहा हूँ, और आप सभी बोल रहे हो मैं भी 1 घंटा, मैं भी 1 घंटा, मैं भी, सबको थोड़ी 1-1 घंटा दे रहा हूँ मैं। तो मेरे आवर्स तो 1 ही है, पर जब उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करूँगा कि हाँ मैंने 10 स्टूडेंट को पढ़ाया 1 घंटा, मैंने 20 स्टूडेंट को पढ़ाया 1 घंटा, तो सारे स्टूडेंट के जब आवर्स ऐड करूँगा तो उसको बोलेंगे 20 स्टूडेंट आवर्स। तो वैसे ही 160 घंटे हैं पर 10 लेबर, तो हर लेबर 160 घंटे काम करेगा ना, तो टोटल लेबर आवर्स कितने होंगे? 1600। सबको क्लियर? लेबर आवर्स क्लियर है। और फिर बोल रहा है पर्सनल एंड अदर डाउन टाइम अलाउंस अकाउंट फॉर 25% ऑफ द टोटल अवेलेबल टाइम। तो जो मेरा अवेलेबल टाइम है उसका 25% टाइम डाउन टाइम हो जाता है। डाउन टाइम मतलब आइडल टाइम। तो आइडल टाइम हो जाता है, तो 1600 में से 25% अगर आइडल हो जाता है तो इफेक्टिवली 1200 घंटे ही तो काम होता है। ठीक है, आगे बोल रहे थे कंपनी यूजुअली कोट्स और 4 वीक डिलीवरी पीरियड फॉर ऑर्डर्स। तो हम 4 वीक की क्यों बात कर रहे थे? क्योंकि बोल रहा है कि हम लोग 4 हफ्ते में ही डिलीवरी देते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर द अजम्पशन of 80% learning effect is reasonable one in this case। मैनेजर क्या बोल रहा था, कितना लर्निंग इफेक्ट है? तो बोल रहा है क्या ये सही है? क्या ये 80% ये सही मान रहा है? और वो सॉल्व बताइए बाय यूजिंग द फॉर्मूला y इक्वल्स टू ax की पावर b। क्या बोलते हो, मैनेजर सही बोल रहा है क्या? ठीक बोल रहा है? कैसे पता? याद है आपको? इंटर में था। हाँ, चेक कैसे करते हैं? 14 यूनिट्स का कैलकुलेट करके 14 यूनिट्स का टाइम निकाल लेंगे। 14 यूनिट्स का टाइम निकाल लेंगे। वो क्वेश्चन में 240 दिया हुआ है, तो अगर 240 आ गया तो मतलब 80% सही है। 240 नहीं आया तो हमको फिर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो y इक्वल टू ax की पावर b, तो हम लोग y 14 निकालेंगे। तो a इज 40, x इज 14 और b की वैल्यू होती है -0.3219। तो जैसे इस क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ है, पर अगर एग्जाम में आएगा तो देगा, b की वैल्यू ज़रूर देगा -0.3219। पिछले क्वेश्चन में 322 था, वो भी ले सकते, लिखा हुआ है ना 322।
ठीक है, कोई खास बात नहीं है। 322 लेना चाहते हो 322 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैंने जब कल सॉल्व किया था तो पूरी वैल्यू तो 3219 ही आ रही थी ना। चलिए फिर लॉग लेंगे तो बन जाएगा log y इक्वल्स टू log 40 और -0.322 log 14। तो log 40 की वैल्यू बोलो, जाओ टेबल पे जाओ, log के टेबल में। इस क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ, जो मैंने टेबल भेजा हुआ है उस पे जाओ। log 40 ढूंढो, 1.6021। 40 पे वैल्यू आएगी 0.6021 और 2 डिजिट्स है तो -1, तो 1.6021 -0.322 तो 14 ढूंढो, 14 का 0 1 पॉइंट, तो 1.1461 1.1461 पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, माइनस करो, वन पॉइंट 2330 तो y इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.2330, y इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.2330। 17.06 सबका ये आ रहा है क्या? $17.14 नहीं आ रहा है? एंटी लॉग टेबल में जाओ, 0.23 का 3 ढूंढो, 10 17.10 0.1710 आया होगा, पर फिर डेसिमल से पहले वैल्यू थी 1 में 1 ऐड किया तो 2 डेसिमल राइट में शिफ्ट हुआ तो 17.10 आवर्स। तो ये आ गया y14, तो t14 बताओ, 17.10 इंटू 14 which is approximately equal to 240। ये अप्रॉक्सीमेट का साइन होता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 240। ठीक है, तो क्वेश्चन भी कितना बोल रहा था? 240 बोल रहा था। तो लर्निंग रेशियो ऑफ 80%, लर्निंग रेशियो ऑफ 80% इज रीजनेबल, ठीक है। मेरा टाइम कितना आया? T14। क्वेश्चन पढ़ो कितना बोल रहा है, तो बस मैच हो गया ना। तो ये 240 आपका किस रेशियो से आया? हाँ, तो 80% से मैच हो रहा है ना, मतलब ठीक है। अभी अगर मान लो ये कुछ 270 आ रहा होता तो मैं समझ जाता कि लर्निंग इतनी फास्ट नहीं है, लर्निंग स्लो है, तो मेरा रेशियो 80 से भी ज़्यादा होगा। और अगर ये कम टाइम आ रहा होता, 240 की जगह 200 में ही हो रहा होता, तो मैं समझ जाता कि मेरा रेशियो जो है 80% से कम है। ठीक है, तो वो फिर निकालने के लिए आपको बी निकालना पड़ेगा, फिर तो वो आता नहीं है एग्ज़ाम में। फिर इसका सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ लेबर आवर्स likely to be required for an expected order of second 20 units। सेकेंड ऑर्डर है 20 यूनिट का, फर्स्ट ऑर्डर 30 का था, उसमें से 14 ही बनाए थे,
पर ऑर्डर तो पूरा 30 का था ना, तो बोल रहा है 30 के बाद 20 का और ऑर्डर आ गया, तो बताओ उसमें कितना टाइम। तो क्या करना पड़ेगा, T50 और T30 निकाल लो, दोनों का डिफरेंस कर दो ना। पर T30 तो आएगा नहीं, पहले Y30 निकालना पड़ेगा। तो Y30 इज इक्वल्स टू 40 इंटू 30 की पावर -.322। तो log y इक्वल्स टू log 40 माइनस .322 log 30। log 40 माइनस .322 log 30। तो log 40 कितना आया, 1.6021 माइनस .322 इंटू log 30 कितना, 1.4771। वन पॉइंट 1264। तो y इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 1.1264, एंटी लॉग ऑफ 1.1264 13.378। तो y इक्वल्स टू 13.38 आवर्स। यह आया Y30। तो T30 कितना हो गया, 13.38 इंटू 30, 401.4। फोर 1.4 आ रहा है। फिर ऐसे Y50 निकालना पड़ेगा। Y30 आ गया तो अब Y50 निकालेंगे। तो Y50 इज इक्वल्स टू 40 इंटू 50 की पावर -.322। तो log y इक्वल्स टू log 40 माइनस .322 log 50। तो log 40 इज 1.6021 and minus .322 into log 50। तो log 50 बताओ, 6990। वन पॉइंट ज़ीरो डबल 50। तो y इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 1.0550, 11.35। तो यह है Y50। तो T50 हो जाएगा 11.35 इंटू 50, 567.5 आवर्स, 567.5 आवर्स। और फिर दोनों का डिफरेंस कर देंगे। T50 माइनस T30 is 567.5 hours minus 401.4 hours, 177 166.1 166.10 hours। हाँ, लेबर आवर्स पूछ रहा है, लेबर कॉस्ट पूछ रहा है। तो फिर 10 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, ये ऑलरेडी लेबर आवर्स ही है। हाँ, ये सब लेबर आवर्स है।
ये जो यूनिट्स है ये आपको एक एम्प्लॉय का यूनिट लग रहा है या सबका लग रहा है? नहीं, यूनिट्स जब मैं बोल रहा हूँ 30, 50, तो ये एक एम्प्लॉय बना रहा है या सब बना रहा है? तो बस फिर सबका ही आ गया ना ये अपने आप ही। ठीक है, चलिए थर्ड बोल रहा है यूजिंग द कॉस्ट डेटा गिवन टू प्रोड्यूस एन एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर द इनिशियल ऑर्डर। इनिशियल ऑर्डर कितने यूनिट्स का था? 30 का। एग्जामिन द प्रॉब्लम्स विच मे बी क्रिएटेड फॉर बजटिंग बाय द प्रेजेंस ऑफ लर्निंग इफेक्ट। तो जो हमने कॉस्ट दिया है उससे इनिशियल ऑर्डर की आप कॉस्ट निकाल के बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। तो देख लेते हैं। तो इनिशियल ऑर्डर 30 यूनिट्स का है और मुझे उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट चलेगा कॉस्ट निकालने के लिए, कॉस्ट शीट, प्रॉफिट निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले वॉल्यूम, कितने यूनिट्स की बात हो रही है? 30 की है ना, इनिशियल ऑर्डर की। फिर उसमें सबसे पहला आइटम आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। कैसे करना चाहते हो? पर यूनिट चलना चाहते हो, टोटल में चलना चाहते हो? टोटल में कर लेते हैं। तो 30 इंटू 30 हो जाएगा ना, पर यूनिट 30 रुपये है, तो 30 यूनिट बनाने में 900, 900। मटेरियल में तो लर्निंग नहीं लगानी ना, तो एक बनाने में 30, तो 30 बनाने में 900। फिर प्लस करेंगे डायरेक्ट वेजेस। तो कितने आवर्स लग रहे थे? 401.4 आवर्स, और 1 घंटे की रेट है 6 रुपीज़ पर आवर। तो 401.4 इंटू 6, 2408.4 ऐड कर दे तो क्या आ जाता है? प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट इज 3308.4, 3308.4। ठीक है, और फिर इसमें ऐड करेंगे वेरिएबल ओवरहेड। तो ऐड करेंगे वेरिएबल ओवरहेड, तो दैट इज 50 पैसा पर आवर। तो 401.4 इंटू 50 पैसा पर आवर, 200.7, 200.7। तो वेरिएबल ओवरहेड में क्यों लर्निंग लगा दी? क्योंकि वो पर आवर था, तो उसमें भी लर्निंग लग गई। और ऐसे ही ऐड कर देंगे फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड कितना? तो 6000 तो पूरे 4 हफ्तों का है, और उस 4 हफ्ते में खाली बस आप इतना से ही दोगे, 30 यूनिट्स ही। तो क्वेश्चन ने बोला था एब्जॉर्प्शन करना, रिकवरी करना। तो मुझे बताओ टोटल कितना ओवरहेड बोल रहा है? 6000। टोटल कितने आवर्स है 4 वीक में? हाँ, लेबर आवर्स 1200। 1600 में 25% का आइडल टाइम भी तो था। तो 6000 रुपये जो है ये 1200 घंटे के लिए, तो रेट आ गई 5 रुपये पर आवर। तो बस ये भी हो जाएगा 401.40 इंटू 5 रुपीज़। ये याद नहीं रहा आपको? हैं, भूल गए ये वाली बात? 401.4 इंटू 5, 2007। तो ये 5 की कैलकुलेशन मैं दिखा दूंगा अभी। तो इससे मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा
तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 5516.1 5516.1 और चाहो तो 30 से डिवाइड कर दो तो पर यूनिट आ जाएगा ना, कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो डिवाइड बाय 30। वर्किंग नोट में ये सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को कि ऐसे क्यों आया, पहले मटेरियल ही क्यों आया, फिर लेबर ही क्यों आया, फिर ओवरहेड ही क्यों आया? क्योंकि कॉस्ट शीट का फॉर्मेट चल रहा है, इसी फॉर्मेट्स में चलते हैं हम लोग। और रिकवरी रेट का वर्किंग नोट बना लो कि ये 5 रुपये कहाँ से आया। तो वर्किंग नोट में बजटेड लेबर आवर्स थे एक दिन में 8 घंटे, ऐसे 5 दिन थे तो 40 घंटे हो गया, ऐसे 4 वीक्स थे तो 160 आवर्स हो गया, ऐसे 10 एम्प्लॉय थे तो 1600 आवर्स आ गया, और -25% आइडल टाइम का, तो बजटेड लेबर आवर्स हो गए 1200। तो इससे रिकवरी रेट पर लेबर आवर आ जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट है 6000 और लेबर आवर्स है 1200, तो रेट आ जाएगी 5 रुपये पर आवर। ठीक है, इजी है। अब मैं आपको स्कैनर के कराता हूँ ना। मेरे पास तो नहीं, भेजते तो हैं बच्चे, मैं सेव नहीं करता नॉर्मली। देखो एक भेजा है मैंने अभी। फिर वो सेकंड पार्ट शो करना। ऑल्दो ये आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं है, ये सीए फाइनल के एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, पर क्या अपने सीएमए में सीए के भी क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए ये करने पड़ते हैं। तो 2014 दिसंबर में आया था ये क्वेश्चन। अ कंपनी हैज़ जस्ट कंप्लीटेड द मैन्युफैक्चर ऑफ 40 यूनिट्स ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट।
तो फिर वही हिंट है, न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, 40 यूनिट बना चुके हैं। द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल है 2 लाख रुपए का, और डायरेक्ट लेबर है 8,000 घंटे काम किया 20 रुपए की रेट से, तो 1,60,000, और वेरिएबल ओवरहेड लगा 80,000 रुपये का। स्पेशल टूल लगाया हमने, रीयूजेबल है, मतलब एक बार खरीद लिया फिर ये अगले ऑर्डर में भी काम आ जाएगा। और फिक्स्ड ओवरहेड अपोर्शन्ड दे रखा है। अपोर्शन्ड मतलब वही एब्जॉर्ब कर रखा है, जैसे यहाँ हमने अभी एब्जॉर्प्शन किया था ना, ये जो हमने फिक्स्ड ओवरहेड लिया ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है, रिकवर्ड ओवरहेड है, तो वही रिकवर्ड दे रखा है 1 लाख। मतलब ये मत सोचना कि यही टोटल ओवरहेड है, ये सिर्फ इस 30 यूनिट्स का 1 लाख दे रखा है, मतलब एक्चुअल में तो और भी होंगे। द कंपनी पॉलिसी इज टू ऐड अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग प्राइस, और जो भी हमारी कॉस्ट आती है उसमें हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं 12%, तो हमारा प्राइस आ जाता है। द कंपनी रिसीव्ड अनदर ऑर्डर ऑफ 120 यूनिट्स, पहले से कितने बना रखा है 40, और कितना ऑर्डर आया? क्या ये डायरेक्ट मेथड से हो सकता है? हाँ हो जाएगा, क्यूमुलेटिव सोचना होता है आपको। तो 40 पहले बना रखा है, 120 और आया, तो टोटल तो 160 हो गया। तो 40, 80, 160, समझ गए ना? ठीक है, क्यूमुलेटिव मैंने बोला था हमेशा x इज क्यूमुलेटिव, तो 40 और 120 मत सोचो, 40 और 160 सोचो, तो डबल हो गया ना, 40, 80, 160। फिर बोल रहा है कि द कंपनी कोटेड बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑन एब्जॉर्प्शन कॉस्ट बेसिस अ प्राइस ऑफ ₹15,625 रुपये पर यूनिट। तो कंपनी ने अपनी प्राइस निकाली, 15,625 बोल दिया। द कस्टमर स्ट्रक द ऑर्डर, स्ट्रक द ऑर्डर मतलब रिप्लाइड, ठीक है, टू 11,000 रुपये पर यूनिट। हम बोल रहे हैं कितना लेंगे? 15,625, वो बोल रहा है 11,000 में लेना है, तो बोलो, तो मैं ऑर्डर देता हूं अभी। तो द कंपनी इज शॉर्ट ऑफ वर्क, कंपनी के पास काम ही नहीं है, ये ऑर्डर नहीं ले तो खाली बैठना पड़ेगा, शॉर्ट ऑफ वर्क है। एंड सो इज कीन टू टेक अप मोर ऑर्डर्स, तो हम लोग तो ऑर्डर लेना ही चाहते हैं और, बट इट इज रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट दिस ऑर्डर बिकॉज इट इज अगेंस्ट द पॉलिसी टू एक्सेप्ट एट एनी प्राइस बिलो द कॉस्ट। बोले क्या हम अपनी कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर रहे? 15,625 ही तो मांग रहे थे, 11,000 में बोल रहा है कस्टमर, लेते हो क्या? तो आपको बोल रहे हैं द कंपनी एक्सपीरियंसेस अ लर्निंग कर्व ऑफ 90%, कंप्यूट द गेन और लॉस अराइजिंग फ्रॉम एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 11,000 रुपये पर यूनिट। तो आपको पूछा जा रहा है क्या 11,000 रुपये में एक्सेप्ट करना चाहिए? कैसे डिसाइड करें? प्रॉफिट निकाल लेंगे और क्या। अगर 11,000 में भी बेचने में फ़ायदा हो रहा है तो बेचो ना, और अगर 11,000 में बेचने में नुकसान हो रहा है तो ठीक है, नुकसान में तो मत बेचो। ठीक है, वही पूछ रहा है, प्रॉफिट और लॉस बताओ। एंड फिर वही एडवाइज वेदर द कंपनी शुड एक्सेप्ट दिस ऑर्डर फॉर 120 यूनिट्स और नॉट। तो मेन पॉइंट यही है कि इसमें लॉग वॉग मत लगा देना, ये डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है, नॉर्मल 40 से 160 करना है। ठीक है, नोट लिख लो एक आप लोग, नोट लिखिए। इन दिस क्वेश्चन company has already produced 40 units. Company has already produced 40 units. Company has already produced 40 units and it wants to accept an order, of 120 units, and it wants to accept an order of 120 units. 120 units का ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, which means cumulative production, which means
cumulative production will be, which means cumulative production will be 160 यूनिट्स. 40 बना रखा है, 120 और चाहिए तो 160 हो गया ना. 160 यूनिट्स, cumulative production will be 160 units and hence direct method will be applied. And hence direct method will be applied. तो जल्दी से मुझे 160 का टाइम बता दो. डायरेक्ट मेथड लगा के 160 यूनिट्स का टाइम बता दो. आपको अपने कोर्स में 3 बुक यूज़ करने हैं, मैंने पहले भी बोल दिया था. स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे अपन, स्कैनर पढ़ेंगे एंड प्लस जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं दूंगा. ये तीनों चीज़ें अपने एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे. वन 160 यूनिट्स का टाइम बताओ. ज़्यादा ही नहीं हो गया? टाइम पूछ रहा हूँ, कॉस्ट नहीं पूछ रहा. हाँ 19440. से अजीब अजीब सा टाइम बता रहे हो. डायरेक्ट Sir, मेथड नहीं लगा first- पा रहे हो. हाँ बोलिए. नाइन 921600. भाई 40 यूनिट, एक सोचो थोड़ा सा. 40 यूनिट बनाने में 8000 घंटे. अगर मैं लर्निंग भी नहीं लगाऊं ना तो 80 बनाने में 16000 घंटे, 160 बनाने में 32000 घंटे. आप बोल रहे हो 9,16,000 तो पता नहीं कितने घंटे. मतलब इलॉजिकल है. तो ये एकदम 25,920 घंटे. क्या हो गया, क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन, एवरेज टाइम और टोटल टाइम, ये टेबल बनाते थे हम लोग डायरेक्ट मेथड में. शॉर्टकट मत मारो, जैसे सिखाया वैसे करो, जिससे सही आए आंसर. तो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन 40 यूनिट का था, तब हमारा टाइम लग रहा था 8000 आवर्स. तो एवरेज टाइम कितना हो गया? 200. फिर डबल हो गया प्रोडक्शन. तो लर्निंग रेशो कितना बोला है क्वेश्चन ने? 90%. तो ये हो जाएगा 180. इसका 90% हो गया 180. तो 180 इंटू 80 14,400. और फिर उसके बाद 160 यूनिट्स, डबल हो गया फिर से. तो 90% करे तो 162. तो 160 इंटू 162 25,920 घंटे. बस यही तो पूछ रहा था, क्या दिक्कत आई? ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनडायरेक्ट मेथड करते करते डायरेक्ट मेथड ही भूल गए, है ना. चलिए, फिर उसके बाद, पर मुझे 160 का टाइम नहीं चाहिए, मुझे 120 का चाहिए, जो कि इन दोनों के बीच में है. हाँ, डिफरेंस चाहिए. तो T160 माइनस T120, तो 25920 माइनस 8000 आवर्स. तो ये आएगा 17920 आवर्स. हाँ, T40 सॉरी, T160 माइनस T40 लिखोगे तो बीच का 120 का आ जाएगा. ठीक है, ये क्लियर है? 17920 आवर्स. तो बस अब इससे डिसाइड कर लेंगे कि हमको ये ऑर्डर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. वो तो बोल रहा है 11,000 रुपये में लेंगे हम, तो कस्टमर बोल रहा है 11,000 में हाँ करो, तो बोलो. तो आपने बोला सर प्रॉफिट लॉस से डिसाइड करेंगे, तो यानी मुझे यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना पड़ेगा.
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मेट कॉस्ट शीट से अलग होता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहले क्या होता है? सेल्स से शुरू होता है ये। तो खैर पहले तो वॉल्यूम लिख दें कि हम कितने यूनिट्स की बात कर रहे हैं, कहीं कंफ्यूजन नहीं हो जाए। हम लोग 120 यूनिट की बात कर रहे हैं ना। हमेशा वॉल्यूम पहले लिख दिया करो, कितने क्वांटिटी की बात कर रहे हो। तो सबसे पहले सेल्स आ जाएगा। सेल्स आएगा 120 इंटू 11,000। कस्टमर बोल रहा है 11,000 ही दूंगा, तो 120 इंटू 11,000 कितना आ रहा है? 13,20,000। 13,20,000 माइनस करे वेरिएबल कॉस्ट। बिल्कुल सही, पहले माइनस होगा वेरिएबल कॉस्ट, फिर आएगा। पहले वेरिएबल माइनस करे तो वेरिएबल कॉस्ट कितना बोल रहा था क्वेश्चन? डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल होता है क्या? बेसिक में पढ़ाया है आप लोग को कि डायरेक्ट मटेरियल हमेशा वेरिएबल में लेना है। इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कि लेना है कि नहीं लेना है। तो 2 लाख रुपए दे रखे थे इन्होंने, कितने यूनिट्स के लिए? और इसमें तो लर्निंग है नहीं, तो सेम प्रपोर्शन में बदल दो। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब यही तो होता है कि विच चेंजेस इन सेम प्रपोर्शन टू चेंज इन वॉल्यूम। पर यूनिट सेम होता है। तो 2,40,000 के लिए, तो 120 के लिए कितना होगा? 6 लाख रुपए। फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर भी हम सोचते थे कि सेम प्रपोर्शन में होगा, पर लर्निंग थ्योरी से सीखा कि सेम प्रपोर्शन में ये नहीं हो रहा है, पर नाम उसको वेरिएबल में ही लेंगे हम लोग। लग तो घंटे के हिसाब से ही रहा है। तो 17,920 आवर्स और इंटू 1 घंटे की रेट है 20 रुपये पर आवर। हाँ 358 358,400 358,400 358,400। फिर देखो कोई वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है क्या? वो भी वेरिएबल कॉस्ट में ही आएगा। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट दिया हुआ है या पर आर दिया हुआ है? बस 80,000 लिख रखा है, तो यानी यूनिट के हिसाब से चल रहा होगा, ये घंटे के हिसाब से नहीं चल रहा। तो हम बोलेंगे 80,000 40 के लिए है, तो 120 के लिए कितना होगा? 2,40,000। बाकी अजम्पशन भी ले सकते हो कि नहीं ये भी पर आ रही है, इसको पर आर बनाना फिर करना, उतना लंबा क्यों करे, नहीं लिखा हुआ है मत लगाओ। इससे मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा स्टूडेंट्स। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन कितना? 121,600 121 600 121 वापस बोलना 121,600 121,600 है ना। और माइनस करेंगे क्या? फिक्स कॉस्ट। हाँ ये बात तो सही है सर, स्पेशल टूल तो आप लिखे ही नहीं। लिखा हुआ ही था रीयूजेबल है। रीयूजेबल है मतलब वो तो जो पहले ऑर्डर में काम आ गया वही दूसरे ऑर्डर में काम आएगा, तो वापस से थोड़ी लगेगा, तो उसको छोड़ दो। और फिक्स कॉस्ट बताओ। हाँ फिक्स्ड ओवरहेड कितना? 1 लाख था 40 के लिए, तो 120 के लिए कितना होगा? हाँ फिक्स्ड है, पर रिकवरी करी हुई है ना, ये तो सिर्फ 30 की है, मतलब 40 की है, 120 की तो ज़्यादा होगी ना। कितने? और वो लॉस में चला जाएगा फिर। हाँ तो गलत, ये ऑर्डर एक्सेप्ट होएगा। फिक्स कॉस्ट माइनस ही नहीं होएगा। क्या है ना कि हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर एक बार लग गया। हाँ
फिक्स कॉस्ट क्या है कि आप ये ऑर्डर चाहे लो या मत लो, वो फिक्स कॉस्ट तो लगनी ही है। तो जैसे मान लो ये ऑर्डर नहीं लिया मैंने, नहीं लिया तो भी मेरी 3 लाख की फिक्स कॉस्ट लगनी है, और अगर मैं ये ऑर्डर लूँगा तो भी मेरी लग रही है। तो ये तो आपको बेयर करना ही है। तो ऑर्डर के डिसीजन के लिए उसको नहीं लेंगे अपन सिर्फ कंट्रीब्यूशन से ही डिसाइड कर लेंगे कि कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, तो मतलब 3 लाख मुझे बेयर करने थे पर उसमें से 1.21 तो आ रहा है, चलो तो फायदा ही है ना इसमें, रिजेक्ट क्यों करना चाह रहे हो आप? समझ रहे हो? पर अगर ऐसा होता है कि नहीं इस ऑर्डर के लिए ही फिक्स कॉस्ट लग रही है तो मैं माइनस करता। तो वो हिंट यही था कि उन्होंने अपोर्शन्ड लिखा था, मतलब ये तो रिकवरी करी हुई है, ये फिक्स कॉस्ट तो वह तब भी लगेगी जब ये ऑर्डर नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें ही आपको एक चैप्टर में सिखाई जाएगी जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग। हाँ, नेट बेनिफिट इसी को बोलते हैं अपन। तो डिसीजन मेकिंग में ये टॉपिक्स आएंगे कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में हमको फिक्स कॉस्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वहाँ यही पढ़ाया जाता है। तो जैसे मेक और बाय टॉपिक आएगा वहाँ पर, है ना, इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्डर, ये ऑर्डर का इवैल्यूएशन ही हो रहा था। तो ऐसी चीज़ों में हम सिखाएंगे कि फ़िक्स कॉस्ट तो लेते ही नहीं है, क्योंकि आप चाहे करो चाहे मत करो फ़िक्स कॉस्ट तो तब भी लगेगा। क्लियर है? तो लिखिए एक्सेप्ट द ऑर्डर, एक्सेप्ट द ऑर्डर because there is a contribution of rupees, accept the order because there is a contribution of rupees 121600, 121600, और नोट लिखो फिक्स कॉस्ट इज accept the order because there is a contribution of rupees 121600, और नोट लिखिए fixed cost is irrelevant, fixed cost is irrelevant, fixed cost is irrelevant because it will be incurred, because it will be incurred, because it will be incurred even if the order even if the order is not accepted, even if the order is not accepted। ठीक है, तो फिर मैं ले लेता वेरिएबल में उसको, रीयूजेबल लिखा हुआ है तो इसीलिए नहीं ले रहा है।